वेलकम क्लास। तो आज की क्लास में हमारा डिस्कशन जो है वो बायोगैस से रिलेटेड रहेगा। हमने ऑलरेडी जो है प्रीवियस क्लास में बायोमास से रिलेटेड, बायो एनर्जी से रिलेटेड डिस्कशन किया था, और उस डिस्कशन में हमने देखा कि बायोमास को हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, और जो वुड को हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करना है या बाकी बायोमास को हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करना है, वो तो बहुत टाइम से सदियों से हम यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन जो इसमें लेटेस्ट हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट फॉर्म है, लेटेस्ट तरीके से, जिस तरीके से हम बायोमास को अब यूज़ करते हैं, और वो जो है दैट इज़ बायोगैस बाय कन्वर्टिंग द बायोमास इनटू बायोगैस। तो बायोगैस में कन्वर्ट करने के लिए हम एक बायोगैस प्लांट का यूज़ करते हैं। टू कन्वर्ट द बायोमास इनटू बायोगैस प्लांट इनटू बायोगैस, वी यूज़ ए बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट में होता क्या है? बायोगैस प्लांट में हम बायोमास को डालते हैं, और फिर वो बायोमास जो होता है उसकी एनएरोबिक डिग्रेडेशन होती है। ये टर्म हमने प्रीवियस लेक्चर में भी यूज़ की थी। एनएरोबिक डिग्रेडेशन जो है, डिग्रेडेशन मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्रेडेशन? डिग्रेडेशन का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और एनारोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ये बायोमास जो होता है वो उसका ब्रेकडाउन होता है, तो फिर वहाँ से हमें बायोमास मिलता है। तो इस चीज़ को करने के लिए, एनारोबिक डिग्रेडेशन को अचीव करने के लिए हम बायोगैस प्लांट का यूज़ करते हैं। बायोगैस प्लांट में जो है, इसमें मेन जो है 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इसमें वो वाला पोर्शन होता है जहाँ से बायोमास का इनपुट होता है, इनलेट होता है। दिस इज़ द इनलेट एंड दिस इज़ द आउटलेट। और ये बीच में जो आप लोगों को दिख रहा है, that is the that we call as the digester. We call it the digester. जैसे डाइजेशन में जो फूड होता है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होके सिंपलर फॉर्म में आ जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे बायोमास जो है वो ब्रेक डाउन होके सिंपलर फॉर्म, गैस की फॉर्म में हमें मिलता है। सो वी यूज़ द टर्म डाइजेस्टर फॉर इट। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम काम करते हैं, यहाँ पे इनपुट, जहाँ से हम इसमें इस बायोगैस प्लांट में जो इनपुट इसमें होता है, इनपुट किस चीज़ का होता है? इनपुट, एज एन इनपुट हम इसमें सिलरी डालते हैं। तो व्हाट इज़ सिलरी की बात करेंगे तो सिलरी जो है दैट इज़ मिक्सचर ऑफ, मेनली जो मेन इसमें यूज़ होता है दैट इज़ काउडंग, या बाकी कोई डंग भी हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ वी आर रेयरिंग सम डिफरेंट कैटल। तो इसमें जो यूज़ होता है, काउडंग यूज़ होता है, और उसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ यूजुअली इक्वल पोर्शंस में। जितना अमाउंट हमने काउडंग डाला उतना ही वाटर भी डालते हैं। तो वो बायोमास प्लस वाटर जो है वो इस वाली टैंक में जो डाला जाता है, दिस वाली टैंक इज टर्म्ड एज मिक्सिंग टैंक। इसमें मिक्सिंग होती है, इसमें इन दोनों की मिक्सिंग होती है, और इसी मिक्सचर के लिए टर्म यूज़ होती है सिलरी। तो सिलरी जो होता है, सिलरी जो है उस सिलरी फिर इनलेट के थ्रू जाता है डाइजेस्टर में, और डाइजेस्टर में एनारोबिक डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है। और ये एनारोबिक डिग्रेडेशन जो है इट यूजुअली टेक्स 50 to 60 डेज। तो 50 to 60 डेज पहले जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें बायोगैस का आउटपुट जो है वो इमीडिएटली नहीं मिलेगा, हमें वेट करना पड़ेगा 50 to 60 डेज, और फिर जाके हमें यहाँ से कोई गैस यूटिलाइजेशन के लिए मिलेगी।
तो इनिशियली जब हम इसको पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, जब हम इसको बना के पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, तो तब हमें वेट करना पड़ेगा। और जब अब ये फिर इन प्रोसेस हैं, जब ये फिर इन प्रोसेस हैं, तो तब हम इनपुट जो है, इनपुट कंटिन्यूसली डालते रहेंगे और हमें आउटपुट एज ए गैस जो है वो कंटिन्यूसली मिलती जाएगी। फिर हमें हमेशा वेट नहीं करना है। ये पूरी प्रोसेस कैसे होगी वो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो डाइजेस्टर में एनारोबिक डिग्रेडेशन होती है और एनारोबिक डिग्रेडेशन से गैस बनती है। गैस बनती है, वो गैस जो है वो इस वाले पोर्शन में कलेक्ट हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। और ये जो बायोगैस इस वाले पोर्शन में कलेक्ट हो जाती हैं, उसको एक पाइप के थ्रू हम बाहर निकालते हैं। तो पाइप के थ्रू जब ये बाहर निकलेगा तो फिर हम इसको सप्लाई करते हैं जहाँ पे भी हमें लेके जाना हो। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो गैस यहाँ पे बनती है इस वाले पोर्शन में, तो वो गैस जो है, दैट गैस exerts pressure on the contents in the digester। तो डाइजेस्टर में जो कंटेंट्स होते हैं उन पे वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और उस प्रेशर की वजह से जो यहाँ से आउटलेट होगा, जो यहाँ से आउटलेट होगा, उस आउटलेट में जो कंटेंट्स हैं उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है, और वो यहाँ पे आ जाते हैं। दिस वेरी टैंक इज टर्म्ड एज ओवरफ्लो टैंक। इसको हम ओवरफ्लो टैंक का नाम देते हैं। दिस वेरी थिंग इज टर्म्ड एज ओवरफ्लो टैंक। और इस ओवरफ्लो टैंक में जाता क्या है? स्पेंट स्लरी। स्पेंट स्लरी हम किसको कहते हैं? स्पेंट स्लरी हम उस स्लरी को कहते हैं जिससे बायोगैस जो है वो निकला है और अब उसकी यहाँ पे कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होनी है। तो वो एज स्पेंट स्लरी ओवरफ्लो टैंक में कलेक्ट होता है। अब ओवरफ्लो टैंक में जब ये कलेक्ट होता है तो ओवरफ्लो टैंक से फिर हम इसको रिमूव करते हैं, और ये भी काम में आता है। दिस एक्ट्स एज ए मैन्योर, दिस एक्ट्स एज ए मैन्योर, एन एक्सलेंट मैन्योर। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मैन्योर होता है, और फिर हम इसको फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, क्रॉप यील्ड इंक्रीज़ करने के लिए। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस। तो अब यहाँ पे वही चीज़ है कि पहले जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, पहले जब हमने इसे बनाया, और ये डाइजेस्टर वाला पोर्शन जो है ये यूजुअली ब्रिक्स का बना होता है, ये पूरा ब्रिक्स से बना हुआ होता है। तो जब हम इसमें पहली दफ़ा जो स्लरी डालेंगे तो फिर हमें वेट करना है। लेकिन जैसे ही बायोगैस प्रोड्यूस होगा वो इस डाइजेस्टर के कंटेंट्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उस प्रेशर की वजह से जो यहाँ से स्पेंट स्लरी हैं वो बाहर निकलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे इस डाइजेस्टर के कंटेंट्स को रिप्लेनिश करने का टाइम आ जाएगा। तो हम टाइम टू टाइम यहाँ से इसको इनके कंटेंट्स को रिप्लेनिश करते जाएंगे। इसमें टाइम टू टाइम जो है हम नई स्लरी डालते जाएंगे, और बायोगैस की जो प्रोडक्शन है वो भी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, और हमें कंटिन्यू सप्लाई ऑफ द बायोगैस मिलती रहेगी। अब अगर हम बायोगैस की बात करेंगे तो बायोगैस के कुछ फ़ायदे हैं। पहली बात कि ये बायोगैस जो है ये वैसे ही जलता है जैसे एलपीजी जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में वो जलता है। तो इसमें कोई भी धुआं वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता है, सो इट्स नॉन पोल्यूटिंग। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो बायोगैस है ये आराम से हम बना सकते हैं, रिन्यूएबल भी हैं क्योंकि जहाँ से ये बनता है वो चीज़ रिन्यूएबल है। एनिमल प्रोडक्ट है तो एनिमल्स हमारे घरों में होते ही हैं, तो वहाँ से हम इसको जो है इसकी सप्लाई को रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स भी बन जाता है, और एक्सीलेंट कैलोरीफिक वैल्यू भी इसका होता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो भी बहुत अच्छा होता है, 55 किलो जूल्स पर
ग्राम। तो फिर वो जो इसका कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा होता है उसकी वजह से भी, और इसमें जो है इसमें स्टोर करने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो सप्लाई हम इससे लेते हैं वो सप्लाई हम डायरेक्टली ये जो होम्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे उनको चाहिए वो स्विच ऑन करेंगे तो उनके घरों तक ये सप्लाई पहुंच जाएगी, उनको अलग से इसको स्टोर करके नहीं रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोगैस। तो इसके साथ ही कंक्लूड होता है बायोमास का पोर्शन, बायोमास या बायोमास एनर्जी का पोर्शन, या बायो एनर्जी सिंपली कहेंगे। इसके बाद हमारे पास जो और एक एनर्जी आती है दैट इज टर्म्ड एज विंड एनर्जी, दैट इज टर्म्ड एज विंड। तो विंड एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, विंड एनर्जी की अगर बात करेंगे तो विंड एनर्जी हम किसको कहते हैं, विंड एनर्जी हम किसको कहते हैं? सबसे पहले अगर विंड देखेंगे, विंड किसको कहते हैं? तो विंड की डेफिनेशन अगर हम लेंगे, व्हेन देयर इज मास मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मास मूवमेंट हो रही है एयर की एक जगह से दूसरी जगह तक, एयर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, तो जो यहाँ पे मास मूवमेंट होगी एयर की दैट इज टर्म्ड एज विंड, दैट इज टर्म्ड एज विंड। तो अब ये विंड जो है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, तो अगर विंड एक जगह से दूसरी जगह, एयर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो मोशन में है, मोशन में है, तो एनीथिंग दैट इज इन मोशन दैट कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, हम इस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके, यूटिलाइज करके इसको किसी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं और इससे अपना काम करते हैं, इससे अपना काम करते हैं। तो दिस इज हाउ वी यूटिलाइज विंड एनर्जी, हाउ वी यूटिलाइज विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी की बात अगर हम करेंगे तो विंड एनर्जी हम यूटिलाइज कैसे करते हैं? आप लोगों ने नाम सुना ही होगा विंड मिल का, विंड मिल का। तो विंड मिल जो है, हम विंड मिल्स से काम लेते हैं। तो विंड मिल्स में क्या होता है, हम विंड मिल्स बनाते हैं और उन विंड मिल्स में जो है बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं, और ये जो फैन होता है, ये जो फैन होता है, इस फैन से क्या होता है, ये फैन एक रॉड से जुड़ा हुआ होगा, दैट रॉड इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर, आर्मेचर ऑफ द जनरेटर। तो इसके पीछे लगा हुआ होगा एक जनरेटर, एक जनरेटर, और फिर ऑब्वियसली वहाँ से सप्लाई होगी किसी स्टोरेज डिवाइस को, बैटरी को या किसी और चीज़। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे ही विंड आएगी, विंड की वजह से ये फैन जो है ये चलने लगेगा, और जैसे ये चलने लगेगा, जैसे आप लोगों ने देखा है, हम उसको कहते क्या है, जो हम यूजुअली फ्लाई करते हैं ना, ये is termed as देखते हैं अगर मुझे नाम याद आ गया उसका। तो अब हम बचपन में हम ऐसी एक जो है एक चीज़ बनाते थे, उसके आगे वाला पोर्शन जो होता था उसमें ब्लेड्स होते थे फ़ैन की तरह। फिर हम उसको बहुत तेज़ी के साथ, हम उसको ऐसे हाथ में पकड़ते थे और फिर तेज़ी के साथ आगे जाते थे, तो उसके वो जो आर्टिकल है वो घूमने लगता था, वो घूमने लगता था। आई एम नॉट गेटिंग द नेम, बट आई एम श्योर कि आप लोगों को आइडिया आया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ।
तो जैसे ही हम बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हैं तो वो घूमने लग जाता है। और वही वो वहाँ पे होता क्यों है? क्योंकि एयर जो होती है जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो एयर जो होती है इसके लिए एयर ऐसे हो जाता है एज इफ द एयर इज इन मोशन। तो फिर वो इसके ब्लेड्स के साथ टकराती है और फिर वो ब्लेड्स जो हैं वो गोल गोल घूमना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे जो है ये स्टैटिक है, लेकिन एयर ही यहाँ मोशन में आ रहा है, मोशन में आ रहा है। तो जब वो एयर मोशन में आ रहा है दैट स्ट्राइक्स विद द ब्लेड्स ऑफ दिस वेरी फैन। तो जब इस फैन के ब्लेड्स के साथ वो टकराती है दैट ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी इनटू द ब्लेड्स, और ब्लेड्स जो है वो घूमना स्टार्ट करते हैं। और जैसे वो घूमना स्टार्ट करते हैं उनकी वजह से जो है आर्मेचर घूमना स्टार्ट करता है, जनरेटर का आर्मेचर घूमना स्टार्ट करता है। और जैसे ही जनरेटर का आर्मेचर घूमना स्टार्ट करता है तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज। सो दिस इज हाउ वी हार्नेस विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे हम विंड एनर्जी को हार्नेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो विंड एनर्जी होती है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो वो उतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनती, उतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनती है। तो इसलिए हमें हमेशा क्या काम करना पड़ता है, हमें एक से ज़्यादा विंड मिल्स जो होती हैं वो लगानी पड़ती है, वो लगानी पड़ती है। हमें बहुत सारी विंड मिल्स एक जगह पे लगानी पड़ती हैं अगर हमारा इरादा विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है। क्योंकि हम एक विंड मिल जो है वो ऐसे विंड से एनर्जी जनरेट करके उसको एक घर को सप्लाई तो नहीं करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि वो कैटर करे नीड्स ऑफ सम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, क्योंकि एक विंड एनर्जी से बहुत कम एनर्जी जनरेट हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, तो हम बहुत सारी विंड मिल्स जो हैं एक जगह पे लगाते हैं। तो दैट वेरी प्लेस इज टर्म्ड एज विंड एनर्जी फॉर्म, विंड एनर्जी फॉर्म। ये जो विंड एनर्जी फॉर्म होता है, विंड एनर्जी फॉर्म में बहुत सारी विंड मिल्स लगी हुई होती हैं और फिर उनकी अलग अलग जो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारी इलेक्ट्रिसिटी को कंबाइन करके हम फिर उसको किसी एरिया में उसकी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए फॉरवर्ड करते हैं। सो वी हैव टू मेक ए विंड एनर्जी फॉर्म। अब अगर हम देखेंगे ये विंड एनर्जी जो है, ये विंड एनर्जी जो है, इस विंड एनर्जी के कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। तो पॉजिटिव्स क्या हैं? पॉजिटिव्स ये हैं कि जब हम एक विंड मिल बनाते हैं तो विंड मिल जैसे ही फिनिश होती है, जैसे ही वहाँ पे विंड मिल खड़ी हो जाती है तो इमिजिएटली वहाँ से एनर्जी आना स्टार्ट होता है। हमें वेट नहीं करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। लाइक अगर मैं कंपैरिजन करूँ डैम के साथ, तो डैम जब हमने ख़त्म किया बनाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करेंगे, तो डैम जब हमने ख़त्म किया बनाना उसके बाद हमें वेट करना है सफिशेंट वाटर लेवल जनरेट होने के लिए, कि सफिशेंट वाटर लेवल आ जाए उसके बाद हम वहाँ से आउटपुट लेके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें वेट नहीं करना पड़ता है, इमीडिएट और चीपर है, और चीपर है क्योंकि हवा से प्रोड्यूस हो रही है और हवा कहीं से हमें जो है खरीद के लानी तो नहीं पड़ती, नेचुरल है। सो नेचुरल है और ये कंटिन्यूसली अर्थ पे जो है चलती रहती हैं हवाएं एक जगह से दूसरी जगह। सो दैट मीन्स इट इज़ रिन्यूएबल एज वेल, इट इज़ रिन्यूएबल एज वेल। रिन्यूएबल भी हैं और नॉन पोल्यूटिंग भी हैं, और नॉन पोल्यूटिंग भी हैं। सो वी हैव दीज वेरी पॉजिटिव्स टू द विंड एनर्जी, जिनकी वजह से हम विंड एनर्जी हार्नेसिंग जो है उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन अब अगर हम इसके नेगेटिव्स देखेंगे, अब अगर हम इसके नेगेटिव्स देखेंगे तो नेगेटिव्स क्या है? सबसे पहली बात जो है, इसको हर जगह पे
जो है इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। देखो विंड एनर्जी में अगर हम इसका और एक नेगेटिव देखेंगे वो ये है कि हम पहले वाले नेगेटिव को इसके बाद जो है थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इसका और एक नेगेटिव जो है वो ये है कि जब विंड एनर्जी जो है, जो विंड है वो ब्लेड्स पे स्ट्राइक होती हैं और उसकी वजह से जनरेशन होती है, लेकिन यहाँ पे विंड जो है वो मिनिमम किसी स्पीड के साथ चलनी चाहिए। There is a minimum to the speed with which the wind shall blow so that there will be energy production। और वो मिनिमम स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर की विंड होनी चाहिए, तब जाके वहाँ से कुछ यूजेबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये 15 किलोमीटर पर आवर की एनर्जी पर आवर की विंड अगर हमें चाहिए तो ऑब्वियसली ये किसी कंजस्टेड प्लेस में तो नहीं मिलेगा, एक ओपन एरिया ही होना चाहिए, एक ओपन एरिया ही होना चाहिए जहाँ पे विंड को चलने के लिए आराम से जगह मिले। क्योंकि अगर कोई भी ऑब्स्टैकल बीच में आ रहा है तो वो विंड की एनर्जी को ब्रेक करेगा, वो विंड को उतनी तेज़ी के साथ चलने नहीं देगा। सो दैट्स वी विल नीड एन ओपन एरिया। तो इसीलिए जो पहला नेगेटिव मैंने बोला था कि इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हर जगह पे नहीं किया जा सकता, तो वो यहीं से क्लियर हो जाता है कि हम विंड मिल को हर जगह पे क्यों नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते। अब जो ये विंड मिल्स होती हैं तो इनमें हमें कंटिन्यूसली विंड भी आनी चाहिए। कंटिन्यूस विंड होगी तो तब जाके कंटिन्यूस प्रोडक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स जो हैं वो होनी चाहिए, तब जाके प्रोडक्शन जो है इनमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो किसी काम की होगी। और जो इसका और एक नेगेटिव है वो ये है कि यहाँ पे जो इनिशियल इंस्टॉलिंग कॉस्ट जो इनका होता है वो बहुत होता है। इनिशियल इंस्टॉलिंग का कॉस्ट जो है वो विंड एनर्जी, क्योंकि हमें एक विंड मिल से काम नहीं चलता है, हमें विंड एनर्जी फॉर्म बनाना पड़ता है। और विंड एनर्जी फॉर्म जो हम बनाते हैं उसमें बहुत कॉस्ट आता है, इनिशियल कॉस्ट, और इनकी मेंटेनेंस भी बहुत होती है। क्योंकि जब हम एक विंड एनर्जी फॉर्म बनाते हैं इसको थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस को बियर करना पड़ता है, तो उन चीज़ों को बियर करने के लिए बाकी चीज़ इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी अच्छा खासा आ जाता है। और बाकी क्योंकि विंड एनर्जी फार्म लगाना है तो एक बहुत ज़्यादा एरिया, लार्ज एरिया इज़ ए नेसेसिटी टू दिस वेरी थिंग। तो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द विंड एनर्जी। और विंड एनर्जी जो है हम विंड एनर्जी को यहीं पे कंक्लूड करेंगे और इस क्लास को भी हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम और एनर्जीज़ देखेंगे, पॉसिबली हम ओशन से रिलेटेड एनर्जीज़ देखेंगे, और अगर उसमें टाइम मिला तो जियोथर्मल एनर्जी भी हम देखेंगे। हम न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी जो है उनको हम सबसे लास्ट में रखेंगे, क्योंकि उनका डिस्कशन जो है वो अच्छे से होना है। उनका डिस्कशन, क्योंकि वो दो एनर्जीज जो हैं, एक तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी आप लोगों के लिए नई है, लेकिन सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सबसे बेस्ट सोर्स, सबसे हम कह सकते हैं कि बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी ही है, नॉन पोल्यूटिंग भी है। तो हम इसीलिए उसका डिस्कशन जो है वो अच्छे से हम देखेंगे लास्ट में। और न्यूक्लियर एनर्जी आप लोगों के लिए नया ही है तो उसका डिस्कशन भी इलॉबरेटली होना है। बहुत सारी चीज़ें हमें न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद हम एनर्जी पे आएंगे। तो चलो इसके साथ दिस वेरी क्लास एंड्स।